बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। चोलिस्तान के जाने पहचाने नाम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मोहतरम जनाब अब्दुल्ला फ़कीर साहब, साबिक़ चेयरमैन चोलिस्तान, और इनकी एफिलिएशन के हवाले से अगर हम बात करें तो आप मखदूम खुसरो बख्तियार साहब के साथ हैं, मखदूम हाशमी जवां बख्त के साथ हैं। अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो चोलिस्तान में काफ़ी सालों से जो है डेवलपमेंट नहीं हुई और तरक्याती फ़ंड चोलिस्तान 2 अरब तारीख़ में पहली दफ़ा मखदूम खुसरो बख्तियार साहब ने दिए हैं। आज हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, चोलिस्तान के मसाइल के हवाले से बात करेंगे और आप इन फ्यूचर सियासत को कैसे देखते हैं, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से आप क्या तबसरा है और आने वाले दौर में आप इलेक्शन लड़ेंगे और इस हलके में चोलिस्तान के दुख दर्द के आप साथी हैं। इन फ्यूचर चोलिस्तान के लिए आप क्या सोचते हैं? तो आइए मोहतरम अब्दुल्ला फ़कीर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मेहरबानी, आपकी दुआएं, खैरियत। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। आज हम बात करेंगे चोलिस्तान के मसाइल के हवाले से, सियासत के हवाले से। जी। सर अगर हम सियासत के हवाले से बात करें तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने सियासत का आगाज़ कब किया? सियासत का आवाज़ मेरे से पहले मेरे चाचा थे मुराद फ़कीर साहब, वो पीर साहब पगाड़ा साहब के खलीफा भी थे और साबिक़ मेंबर ज़िला कौंसल, साबिक़ चेयरमैन अच्छा। वो थे। तो उन्होंने 1978 से ये चोलिस्तान के मसले मसाइल के मामला में उन्होंने पेशरफ्त की। 1978 में चोलिस्तान को अलॉटमेंटें करवाई। अच्छा। तो उनका मतलब जो था उस मामले में उनका माहौल रहा और चोलिस्तानियों के लिए जितने तरक्याती काम और फलाई जितने काम होते थे वो चाचा मुराद फ़कीर साहब ने ही करवाए हैं। तो वो 1995 में मतलब ये पानी जहान छोड़ चुके थे। उसके बाद में उनकी जगह पे पीर साहब पगाड़ा साहब ने मुझे खलीफा भी मुकर्रर किया। अच्छा। और पंजाब लेवल पे। तो उसके बाद सियासत में हम लोग भी आ गए और हमने भी आके ये चोलिस्तानी हमारे भाइयों का जो दिल में अपना दर्द चोलिस्तान का रखते हुए चोलिस्तान में जो है वो हमने भी काफ़ी सारे काम करवाए। क्योंकि अबाशिया लैंग कनाल जो चली थी वो काफ़ी अरसा दराज। ठीक है सर, ये तो हम डेवलपमेंट के हवाले से सवाल मैं आपसे करूँगा। अब मैं ये पूछूंगा कि आपने पहला इलेक्शन कब लड़ा? पहला इलेक्शन में लड़ा मतलब वो 98 में अपना मेंबर ज़िला कौंसल बना था। अच्छा सर। तो उसके बाद फिर मैंने ये अपने कामकाज डेवलपमेंट के, अब ये इलेक्शन पिछला जब आया था जी, तो उसी में मतलब मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ। अच्छा सर। तो चेयरमैन मुंतखब हुआ था, उस वक़्त में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। अच्छा। और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी और उसके कामयाबी के बाद जो था उस वक़्त ज़िला गवर्नमेंट जो थी उसमें हमने शमूलियत की थी और उसमें मतलब ज़िले वालों के साथ ही रहे। और उसके बाद से जब ये बड़ा इलेक्शन आ गया तो इसमें हमने मखदूम खुसरो बख्तियार मखदूम जवां वक्त हाशिम जवां वक्त के साथ जो इलाक़ किया हुआ था और उन्हीं की मर्ज़ी से उन्होंने जिनके लिए कहा कि भाई इनको वोट देना है, इनको मतलब तो वो फिर हमने उन्हीं की मर्ज़ी पे मखदूम हाशिम जवां वक्त और मखदूम खुसरो बख्तियार के कहने पे मतलब वोट जो हमने दिया है वो PTI को दिया है, उन्हीं के कहने पे। और हमने पीर साहब से भी इजाज़त ली हुई थी। ठीक। अच्छा सर, अब हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें। माशाल्लाह मखदूम खुसरो बख्तियार साहब ने चोलिस्तान के लिए तारीख़ में पहली दफ़ा इतना 2 अरब से ज़्यादा मनसूबा दिया। हॉस्पिटल के हवाले से बात करें, रोड के हवाले से बात करेंगे। मैं चाहूँगा फेडरल मिनिस्टर मखदूम खुसरो बख्तियार के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से जो उन्होंने आपको फ़ंड दिए डिटेल से बताएँ। वो हमें मखदूम साहब को हमने मखदूम खुसरो बख्तियार साहब से भी रिक्वेस्ट की और मखदूम हाशिम जवां वक्त साहब से भी रिक्वेस्ट की। तो वो दोनों भाइयों ने बैठ कर के मशवरा किया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि बाबा ये चेयरमैन अब्दुल्ला फ़कीर साहब जो हैं वो हमारा साथी हैं, साथ दे रहे हैं। अच्छा। तो उनके लिए इनसे
जो अहम मंसूबे हैं जो चोलिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की माना रखते हों, वो मंसूबे जो हैं वो आप हर हाल में इन्हें दें। अच्छा। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि फिरोज़ा से हेड फरीद 24 किलोमीटर सड़क के जो हमें कारपेट बना के दी जाए जी। और खानपुर से हेड फरीद की रोड जो है सतारा वाले सैम नाला से जी। वो 18 किलोमीटर की है, वो भी हमें कारपेट रोड बना के दी जाए। हेड फरीद पे जो अस्पताल है BHU, अच्छा। तो उसको अपग्रेड करके वो अस्पताल के लिए भी हमें फंड्स दिए जाएं। अच्छा। तो इस पर मखदूम साहिबान दोनों भाइयों ने, मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब और मखदूम खुसरो बख्तियार साहब ने हमारी रिक्वेस्ट पे वो इधर चोलिस्तान में हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। अच्छा। और इधर हमारे चोलिस्तानियों से उनकी मीटिंग हुई, चोलिस्तानियों से मतलब सारों से मिले और उन्होंने ये वादा किया अच्छा। कि भाई ये आपका मंसूबा है तो बहुत बड़ा, जी। सड़कों के हिसाब से 2 अरब से भी ज़्यादा है, जी। लेकिन हम लोग आए हैं और आप लोगों से वादा करते हैं कि ये आपको पैकेज मेगा प्रोजेक्ट में जो है वो दे रहे हैं, इसमें आपके ये मसले हल करेंगे। तो उन मखदूम हाशिम जमा वक्त और मखदूम खुसरो बख्तियार की शफकत से अब वो 2 अरब से भी ऊपर का काम है, जो अस्पताल का काम भी जारी है, वो चल रहा है। और सड़क खानपुर जो सतारा सैम नाला से हेड फरीद वाली है वो ऐसे समझो कंप्लीट होने वाली है, हफ्ता के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और फिरोज़ा से हेड फरीद जो है रोड, उसका काम सर्वे वगैरह सारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। उनके फंड्स भी रिलीफ हो चुके हैं, तो वो इंशाल्लाह अनकरीब में वो भी बन जाएगी, जो कि ये चीज़ें थी चोलिस्तान के लिए अहम और ज़रूरी थी। बिल्कुल। वो मखदूम साहब ने मेहरबानी करके हमारा मसला हल किया हुआ है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर, मखदूम खुसरो बख्तियार साहब को एज अ लीडर कैसा देखते हैं आप? मखदूम साहब हमारी नज़र में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो अच्छे लीडर हैं। उसकी अच्छे लीडर होने के सबूत ये है कि इस वक्त जनूबी पंजाब के लिए उन्हें मतलब टास्क दिया गया हुआ। जनूबी पंजाब जो है उसका सारा कुछ वो सरबरा मखदूम खुसरो बख्तियार साहब हैं। तो हम तो लोग तो पसंद करते ही हैं, लेकिन मखदूम साहब को गवर्नमेंट ने भी पसंद फरमाया है उनकी कारकर्दगी पे, उनके कारनामों पे और उनके अबाव अजदाद से भी उनकी तारीखी तौर पर वो बड़े बंदे हैं। और ये इन लोगों को अपने अवाम जो डिस्ट्रिक्ट रेमियार खान में उन्होंने जितने काम किए हैं आज की तारीख में कभी आज तक इतने काम नहीं हुए थे, इतने उन्होंने काम किए हैं। फ्लाई ओवर हैं, रोड्स हैं, मतलब कि वो उतना अस्पतालें हैं जी, और स्टेडियम है, काफ़ी सारे जो काम किए हैं, इसलिए आवाम भी उन्हें बहुत पसंद करती है। ठीक। सर, चोलिस्तान की सियासत के हवाले से बात करूं तो चोलिस्तान की सियासत को कैसे देखते हैं आप? चोलिस्तान की सियासत इस तरह है कि चोलिस्तान में पार्टी के हर के भी बंदे हैं, मतलब कि नून लीग के भी बंदे हैं, पीपल्स पार्टी के भी बंदे हैं, PTI के भी बंदे हैं। चूँकि चोलिस्तान में जो ये पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें MPA चौधरी मसूद साहब चोलिस्तान से ही जीते थे। चोलिस्तान वालों ने इन्हें वोट दिए और चोलिस्तान से ही जीत हुई उन्हें। और MNA जो है इधर वो नून लीग के हमारे यहाँ इलाके में, और उनको भी वोट मिला है। जी जी। अच्छा सर, लियाकतपुर को ज़िला बनवाने के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ज़िला बनना चाहिए नहीं, इस बारे में क्या कहेंगे? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अपना इस वक्त हमारे सोच मुताबिक हमारी डिस्ट्रिक्ट रहीमियार खान ऐसे समझो कि पाकिस्तान लेवल पे दूसरे चौथे नंबर पे बड़ा ज़िला है। अगर इसको लियाकतपुर को ज़िले का दर्जा दे दिया जाए तो इंतहाई अच्छी बात है। ठीक। चोलिस्तान के मसाइल के हवाले से मैं बात करूं तो चोलिस्तान के क्या बेसिक मसाइल हैं? जब आप इलेक्शन इन फ्यूचर इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या फोकस है, आप क्या हल करेंगे इस पे? चोलिस्तान के मसाइल, जहाँ तक चोलिस्तान का नाम है तो वो उसका नाम ही मसाइल ही है। चोलिस्तान में इतनी मसाइल हैं जो फिलफोर हल होने वाले नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो फिलफोर हल होने वाले हैं भी सही। अच्छा।
क्योंकि चोलिस्तान का एरिया जो है ना जी, वो बहुत बड़ा लंबा है कि जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, इधर से लेकर के इंडिया का बॉर्डर है इस साइड पर, इधर जा कर के फोटाबाद से भी आगे जाके बॉर्डर लगता है चोलिस्तान का, उस तरफ जाके रेती के साथ सिंध से जाके बॉर्डर लगता है। बहुत बड़ा इलाका है, तो उनमें कुएं भी हैं, टोबा जात हैं। तो ये पिछले दौर में हमने कोशिश की थी कि तकरीबन को 1100 टोबे की भल सफाई के लिए कुछ काम किया गया था। और उसके अंदर कुछ कुएं भी बनवाए गए थे, लेकिन इसमें अब भी आवाम भी बढ़ चुकी है। और चोलिस्तान में मवेशी जो है, वो चोलिस्तान की मवेशी ऐसे समझो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की माना रखती है, दूध गोश्त, उस हिसाब से चोलिस्तान में मवेशी इंतहाई ज़्यादा है। बिल्कुल। और चोलिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, तो ऐसे समझ लो कि हमारी भी गवर्नमेंट ऐसे इन्हें दिलचस्पी दे, जैसे कि सिंध के अंदर मिट्टी ज़िला बना हुआ है, वो टोटल ज़िला जो है चोलिस्तान है। वो उनकी छाछरो तहसील है, वो भी मतलब कि चोलिस्तान है। हम इधर चोलिस्तान कहते हैं, वो कहते हैं थर। तो इस हिसाब से वो एरिया उन्होंने वाटर सप्लाई, पानी भी उधर मीठा पहुंचवाया हुआ है, रोडें उधर बनी हुई हैं, उधर मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर डीसी तक मीठी में डीसी बैठा हुआ है। एक्सीलेंट। तो वो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे चोलिस्तान के अंदर भी अगर इतनी एक्टिविटी हो कि वो हमारा चोलिस्तान भी आबाद हो। हमारे लोग जो है ना, वो 1965 और 71 की 2 जंगों की वजह से लोग इधर शिफ्ट हो गए। कुछ रकबे लोगों का लाट हुए, सर छिपाने की वो जगह मिल गई, वरना हमारा चोलिस्तान जो था वो बॉर्डर पे इतना था कि इस हमारा अपना रेमिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर से अपना इस्लामगढ़ एक किला है, तारीख के आसार कदीमा वाले हिसाब से देखा जा सकता है। लेकिन 1965 की 71 की जंगों में लोगों का, चोलिस्तानियों का इंतहाई नुकसानात बड़े हुए और उनके जो मकानात थे बमबारी से मिसमार किए गए। और तो उस हिसाब से अब चोलिस्तान जो अंदरून चोलिस्तान है, उसमें लोग जब सावनी बरसात पड़ती है, टोबों में पानी भर जाता है, उस वक्त लोग उधर जाते हैं, उसके बाद नकल मकानी करके वापस आ जाते हैं। तो उस वक्त मतलब जो था चोलिस्तान सरसबाज और बिल्कुल आबाद था। पॉपुलेशन चोलिस्तान की थी वो साल भर उधर ही रहती थी। अब कुछ लोग उधर रह रहे हैं, जैसे बिजनोट है, जैसे चाह कलर वाला है, इस हिसाब से कुछ खूह हैं जो पानी भी कुछ मीठा है, वो लोग उधर रहते हैं। बाकी वाले लोग नकल मकानी करके इधर आ जाते हैं सावनी में, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो उन पे अगर नज़र रखी जाए, फिर ये है कि जो मैंने आपसे अर्ज किया कि हल होने वाले मसले हैं, उसमें ये है कि हमारे चोलिस्तान के अंदर जो 1961, 62, 1970, 78 और 84, 2002 तक जो अलॉटमेंटें हुई हैं, उनकी पट्टा मलकियत के लिए कीमत जो थी, वो पट्टा बनता था तकरीबन लाख रुपए के करीब। अच्छा। और शुरुआत में बनता था 5 और 6 हज़ार के हिसाब से, जब बढ़ता हुआ लाख रुपए तक पहुंचाए परवेज मुशर्रफ के दौर तक 1 लाख रुपए उसकी कीमत है। वो आजकल इस दौर में वो बढ़ाकर उसको 16 लाख रुपया कर दिया गया है। अच्छा। ये चोलिस्तानियों के लिए अहम तकलीफ दे मसला है। इसको अगर हल किया जाए, गवर्नमेंट इन्हें संजीदगी से देखे, क्योंकि कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे नहरी पानी पहुँचता है, वो पानी भी 2.5 महीने मैसर होता है। फ्लड सप्लाई के तहत पानी वो मुकम्मल उन्हें नहीं मिल रहा, पानी फ्लड सप्लाई के साथ उन्हें मिलता है 2.5 महीने। तो कुछ लोग रकबों को आबाद किया, कुछ 1978 के रकबे जो हैं उनमें से आज तक 1 एकड़ भी आबाद नहीं हुआ है। उधर 16 लाख, वो तो रकबा अगर पूरी लाट बंदा बेचे तो 16 लाख की बिकेगी नहीं, तो 16 लाख कैसे पटे के भरें? ताकि कॉलोनी एरिया का जो मसला है, वो सालाना पानी पीते हैं, हम लोग 2 महीने पानी पीते हैं साल में। तो उस पे नज़रसानी करे गवर्नमेंट, और उसको जो है ना वो सबका रेट पे ले आए, या उससे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा दिया जाए तब भी ठीक है, लेकिन इसको हल किया जाना मुनासिब है। दूसरी तकलीफ दे मसला ये है कि सबका जितनी गवर्नमेंटें आई हैं, उनमें भी हमने दरख्वास्तें की हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट भी की, भागदौड़ की है। तो उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पानी जो था कि मुकम्मल नहीं, बल्कि
250 क्यूसेक पानी आपका जो है ना वो फ्लड की बजाय मुस्तकिल किया जा रहा है, ऐलान किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। उसके बाद फिर वजीर आला शहबाज शरीफ साहब दिरावट पे तशरीफ फरमा हुए, उधर लोगों ने धाड़ धाड़ की तो उन्होंने भी 250 क्यूसेक पानी का ऐलान कर दिया था कि भाई आपको मुस्तकिल दिया जाएगा, लेकिन उस पे आज तक अमल नहीं हुआ। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट, जिसका नाम भी तारीख इंसाफ है, तो चुलिस्तानियों के साथ इंसाफ करते हुए वो पट्टों वाली कीमत को जो कम किया जाए और हमारा पानी जो है मुस्तकिल किया जाए। इसके अलावा सुन्नीत है अब कि हमारी अथॉरिटी चुलिस्तान जो है इसको डेवलपमेंट वाले हिसाब से रहना चाहिए, बाकी रेवेन्यू जो है तहसीलों में दे दिया जाए। अगर रेवेन्यू को तहसीलों में दे दिया जाएगा तो हमारे चुलिस्तान की हैसियत भी ख़त्म हो जाएगी, चुलिस्तान का नाम भी ख़त्म हो जाएगा, चुलिस्तान की शनाख्त भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर चुलिस्तानी तो ना रह गए। तहसील में जो भी कौमें होंगी वो सारे लोग मतलब कहेंगे हम भी चुलिस्तान के हैं। तो हमारी पहचान भी, हमारी जो है ना हैसियत भी, वो सारा सिस्टम, हमारा वजूद भी ख़त्म होने के बराबर है। लिहाजा हमारी ये भी गवर्नमेंट से इस्तदा है कि वो भी इंसाफ करते हुए ऐसे न किया जाए जैसे अथॉरिटी है, और अथॉरिटी के रेगुलाइज किया जाए ताकि हमारी अथॉरिटी भी बाकी अथॉरिटियों की तरह वो मजबूत किस्म के हिसाब से अपने काम कर सके। ठीक। सर, आप आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन लड़ेंगे? आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह जो है वो हमारा इरादा पूरा है, और हम अपने सियासी लीडरान जो है उनसे रब्ता करेंगे और उनकी मशावरत से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। और एमपी का कैंडिडेट यहाँ से कौन होगा? चूँकि एमपी का कैंडिडेट अब ये तीनों पार्टियां हैं, आज़ाद भी हो सकता है। अभी हमारे इल्म में किसी से हमारा राब्ता नहीं हुआ है कि भी आने वाले इलेक्शन में एमपी इधर कौन आएगा। ठीक। पीटीआई से कौन आएगा, नून साहब से कौन आएगा, पीपल्स पार्टी से कौन आ जाएगा, आज़ाद कौन आएगा, अभी तक ये कोई फाइनल हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपसे हम शेयर करें। ठीक। मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करूँ तो मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मौजूदा सूरत सियासी हाल से ये है कि अफरा तफरी बनी हुई है। महंगाई वाला इशू जो है वो जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो अगर हम जैसे मिडिल तबका वाले लोगों को समझाएं तब तो ठीक है। हमारी नज़र से कि महंगाई जो है, क्योंकि हमारे लोग कुछ दुबई में रह रहे हैं, सऊदी में रह रहे हैं, वो आते हैं उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से भी उधर ज़्यादा महंगाई है। और हमारे सामने ये साथ में पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उधर से लोग पासपोर्ट पे आते हैं, वो कहते हैं कि भाई इंडिया में आप लोगों से दोगुना जो है ना वो महंगाई है। पेट्रोल डीजल जो है वो 225-30 रुपए का लीटर मिल रहा है, इधर 160-160 रुपए का है। तो ये महंगाई वाले सिस्टम से अलावा करके कोई ऐसा इशू तो है नहीं जो मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात जाती हो। इशू सिर्फ इतना है कि महंगाई पेट का ये मांग रहे हैं। अगर महंगाई जो है पूरी जब दुनिया में है तो इधर भी महंगाई होगी, तो उसके महंगाई के लिए फिलफोर किसी के हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है जो कोई दूसरा इक़्तिदार पे आ जाएगा। बाकी इक़्तिदार पे सारे आए हैं, मतलब है कि पीपल्स पार्टी वालों ने 7 दफ़ा वो उन्होंने वज़ीर आज़म भी रहे हैं, सदर भी रहे हैं। भुट्टो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा, बेनज़ीर साहबा 2 दफ़ा, जरदारी साहब सदर रहे हैं। तो उनके दौर में क्या मतलब उन्होंने किया हुआ है। आवाम जो है गरीब, वो कोई भी गवर्नमेंट आए वो अपनी मेहनत कर मजदूरी करके अपना पेट पालेंगे। किसी गवर्नमेंट ने आज तक ये रिलीफ तो कभी भी नहीं दिया हुआ है कि भाई सर्वे हो गया है, जो पाकिस्तान के गरीब तबका लोग हैं उनकी लिस्टें बनी हुई हैं, उनकी मतलब हर महीने के हिसाब से उनके कोई तनख्वाह दी जा रही है। तो इसे हिसाब से बाकी वाले आएंगे तो इसमें महंगाई में कौन सा कंट्रोल हो जाएगा। इनके पास कोई हल तो है नहीं। यही है, सिर्फ इक़्तिदार की जंग होती है। हम मिडिल तबका लोग जो हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए सही फलाना दाड़ वे फरियाद, ये महंगाई हो गई तो उधर ये चीज़ हो गई, उधर वो हो गया, फलाना हो गया। लेकिन हम लोग 3 चीज़ें महसूस कर रहे हैं। एक तो ये थाने कचहरी वाली सियासत ख़त्म हो गई है लोगों में।
अब ठीक। रोड पे जाते थे तो ट्रैफिक वाले हर बंदे की गाड़ी को रोक करके खड़ा करते थे, भाई फलाना नंबर ठीक नहीं है, वो नहीं है, ढिमकान नहीं है, हाँ। कुछ भी नहीं है। हाँ। और थानों पे नाजायज़ किस्म के पर्चे हो जाते थे। अब ये पर्चे नाजायज़ कभी भी नहीं हो रहे, और जो है रास्ते में किसी को रोकते नहीं है। और जो पटवारी और पुलिस इस हिसाब से तो हमारे हिसाब से तो बड़ी ज़बरदस्त अपना वो लगाम डाली हुई है। बाकी जो कह रहे हैं ऐसे खाद या चीनी या वगैरह, वो जो लोग माफिया वाले हिसाब से छुपाते हैं इनको नाकाम करने के लिए कि भाई इन गवर्नमेंट को नाकाम करने के लिए लोगों को परेशान करें, कोई वो इन्होंने तो लुका के अपने घर में नहीं रखी हुई है। ये तो हमारे लोग अपनी नेक नीति से अल्लाह के नज़दीक हर मुसलमान अगर उठ के ये अहद और वादा कर ले कि हमने पाकिस्तान के लिए सोचना है, किसी पार्टी के लिए नहीं सोचना है, और पाकिस्तान के लिए हम दुआगू हैं। पाकिस्तान के लिए जो भी बड़े बड़े लोग हैं जो ज़खायर किए हुए हैं वो सारे मार्केट में वापस आ जाएं, जो जिनका पैसा बाहर है वो अंदर आ जाए इधर, तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, महंगाई ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। सर, मखदूम पीर पगाड़ा साहब के हवाले से बात करूं तो उनके हवाले से कुछ बताइए। पीर साहब पगाड़ा एक वो अल्लाह के वली हैं। वो आप देखते हैं कि अब किसी भी दिन आपने देखा हो कि वो मीडिया पे आए हों और मीडिया पे आके किसी को बुरा भला आगे पीछे कहा हो, ऐसी बात है नहीं। वो मतलब अपने हिसाब से पाकिस्तान के दुआगू हैं, पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान के वफ़ादार हैं। जब इंडिया से पाकिस्तान की जंग होती है तो 1965 में बावल नगर से लेके खोखड़ा पार तक 12,000 मुरबा मील जो फतह किया था सिर्फ हुरू ने फतह किया था। उस हुरू का सिपर सालार था फ़कीर अमीन फ़कीर मंगरियो, और ये हुरू ने फतह किया था। ये सारा कारनामा पीर साहब पगाड़ों का वफादारी से 71 की जंग में भी इसी तरह बॉर्डर पे जो फौज के साथ 1965 में फौज कोई साथ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हुर थे जिन्होंने फतह किया था। इंडिया के 2 किले फतह किए थे। सही। अच्छा, बाकी जो था वो बॉर्डर पूरा फतह किया हुआ था। 71 के अंदर जो था वो ऐसे था कि फौज भी साथ थी और हुर भी साथ थे, वो मतलब मिल के जंग लड़े। तो इसलिए पाकिस्तान के हवाले से वो मतलब पाकिस्तान का खैर ख्वाह, वफादार, मुहिब वतन, और हर वक्त वो जब इज्तिमा होता है हम लोग ज़ियारत के लिए दुआ जब मांगते हैं, वो सबसे पहले दुआ मांगते हैं पाकिस्तान के लिए है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामती से रखे जी, और पाकिस्तान की अफवाज को अल्लाह ताला सलामती से रखे, ताकि हम रात को सुकून से सो सकते हैं और हमारी वो मतलब हिफाजत कर रहे हैं। माशाल्लाह। सर, चोलिस्तान जीप रैली के बारे में आपके क्या तासरात हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? चोलिस्तान की जीप रैली में मैं हूँ फ़कीर आदमी, मुझे कहा जाता है अब्दुल्ला फ़कीर जी। मैं हूँ सादा किस्म का आदमी, और ये मेले जो लगते रहते हैं उनमें मैंने कभी हिस्सा लिया नहीं है, मैं कभी गया नहीं हूँ। अच्छा। अब भी रैली हुई है, पहली भी रैलियाँ होती रहती हैं, उसमें मैं कभी गया ही नहीं हूँ। मैंने देखी है, मुझे उसके मामले में कोई इतना खास करके पता नहीं। ठीक। अच्छा सर, अगर हम बात करें खानों के हवाले से, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? खाने में सर हम लोग जो हैं हम चोलिस्तानी हैं। चोलिस्तान के अंदर अब जब ये आबादी में आ गए हैं तो हमारे पास जब कोई बाहर से मेहमान आ जाता है तो हम खानों के हिसाब से इधर खाना खाते हैं, तो कभी मतलब पसंद खाना कर लेते हैं, वरना हम चोलिस्तानी जो हैं हमारा सादा खाना होता था। उसके अंदर दूध, दही, मक्खन, इन चीज़ों को हम पसंद फरमाते थे। हाँ। और उसके साथ एक बुसरी कहते हैं जिसको चूरी बना करके बुसरी खाते हैं, वो उसको बुसरी को पसंद करते थे। अच्छा। बाकी जो सालन वाले हिसाब से तो वो चोलिस्तानी ही सालन होता था। एक जंड के साथ संगरियाँ होती हैं, वो संगरियों मतलब सब्जी का काम है। फिर बरसात होती है, खुम्बी होती है, तो खुम्बी को बहुत बड़ा पसंद करते हैं। खुम्बी जो है उसी को, संगरियों को, फुगासी है चोलिस्तान की, वो फुगासी का सालन भी अच्छा मतलब बनता है, उसको भी मतलब पसंद करते हैं। और ये बाकी केर होते हैं, ये किरड़ उसके अंदर वो पके लगते हैं, वो उसका भी पकाते हैं, वो भी अच्छा लगता रहता है। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, पसंदीदा? मुझे तो पसंदीदा में डिश में सादगी वाली पसंद है कि दही, मक्खन और अपना बुसरी,
ये चीज़ें हों तो हमारे लिए ये पसंदी वाली चीज़, जो कि गुलिस्तानी है। ठीक। सर, आपको घूमने फिरने का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं आपको? पाकिस्तान के शहर मतलब ये है कि पुराने ज़माने के हिसाब से कहा जाए तो कराची अच्छा लगता था, और इस वक्त जो है इस्लामाबाद और लाहौर वो अच्छे लग रहे हैं, चूँकि सुकून है। और उधर कराची में जब से वो उन्होंने MQ वालों ने ये अफरा तफरी फैलाई, और जब वो पुराने ज़माने में जो बंदों को मतलब पता ही नहीं होता था मरने वाले को कि मुझे क्यों मारा गया, मारने वालों को पता नहीं था मैंने इसको क्यों मारा है, तो फिर कुछ डकैतियाँ, चोरियाँ, बत्ताखोरियाँ फलाना हुई, तो कराची के हालात साजगार नहीं है, इसलिए इस वक्त पसंद नहीं है, जाना भी मुनासिब नहीं समझते। ठीक। हाँ, सर, और लाहौर इस्लामाबाद इधर जाते हैं, उधर रहते भी हैं, देखते हैं, मतलब ये जी। तो पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदान हैं जी। तो मैं अक्सर अपने इंटरव्यू में पूछता हूँ कि आपके पसंदीदा सियासतदान कौन है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके पसंदीदा लीडर सियासतदान कौन है, डिटेल से बताइएगा। मेरी नज़र में मैं सबसे ज़्यादा पीर साहब पगाड़ा साहब को पसंद करता हूँ, और इसलिए कि पीर साहब पगाड़ा वो सियासतदान है जो मुहिब वतन हैं, पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान के दुआगू हैं, और पीर साहब पगाड़ा जो हैं वो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं करते, और पीर साहब पगाड़ा जो कुछ करते हैं पाकिस्तान के लिए करते हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए करते हैं। क्योंकि उसका सबूत ये जो 1965 की जंग में पीर साहब ने हुर लश्कर भेज करके 12,000 मुरबा मील जो रकबा इंडिया का हमने फतह किया था, जिसमें 2 किले थे। 1971 में फ़ौज के शाना बशाना उनके हुर जो हैं वो जंग में लड़ते रहे हैं और उन्हीं के साथ रहे हैं। अगर पाकिस्तान में कभी कोई आफत आ जाती है सैलाब की शक्ल में या किसी और की शक्ल में, जहाँ पर जाके फ़ौज और रेंजर पहुँचती है, तो उधर पीर साहब पगाड़ा के हुर मुजाहिदीन को भी बुलाया जाता है, और उसमें भी वो पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क की खिदमत जो है ना वो करते हैं। तो इसलिए पीर साहब को जो है मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि बाकी जो सियासतदान हैं वो सियासतदान कोई ऐसा सियासतदान नहीं है पाकिस्तान में जिसके पास अपना कोई, जैसे पीर साहब पगाड़ों के पास अपने हुरों वाले हिसाब से हुर लश्कर हैं, और हुरों की एक फ़ौज है, नीम फ़ौज, ठीक, नीम फ़ौज जो कि अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना हर मोड़ पे वो खड़े होते हैं। ठीक। और इन्हीं जगहों के हवाले से जब 6 सितंबर वाला दिन होता है तो उधर हमें पीर साहब पगाड़ा साहब की वजह से वो बुलाया जाता है, और हम उस मीटिंग में और उस फंक्शन में हम साथ होते हैं। ठीक। तो सदर अयूब के दौर में उसने एक दफ़ा कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जितने सियासतदान हैं उनमें सबसे बेस्ट, बेलालच, बेऐब और बगैर किसी मकसद के पाकिस्तान का खैर ख्वाह है तो पीर साहब पगाड़ो साहब है। माशाअल्लाह। तो पीर साहब पगाड़ा साहब की जो ज़ात है वो पाकिस्तान के लिए, बल्कि ऐसे समझ लो कि बंदा साया के लिए दरख्त के नीचे जाके सर छुपाता है ना, तो पाकिस्तान के लिए भी पीर पगाड़ो एक दरख्त की माना रख के वो भी पाकिस्तान का साया एक। तो इस वक्त में भी आज इतना दौर में अफरा तफरी आज चल रही, आज भी मतलब अगर खुदा ना करे इंडिया से हमारी कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसी वक्त फिर पीर साहब का हुक्म मिलने पर हमारी हुरों की फ़ौज जो होगी बॉर्डर पे होगी, और फ़ौज के शाना बशाना जो है वो उनके साथ तैयार होती है। इसलिए पीर साहब पगाड़ा साहब को पसंद करता हूँ, क्योंकि पीर साहब जो हैं वो मुहिब वतन है और पाकिस्तान के लिए उनकी हर तरह की कुर्बानियों से दरेग नहीं करते, हर मोड़ पे पाकिस्तान की खिदमत के लिए वो हाज़िर होते हैं। तो हम कह रहा हूँ मेरे दिल में ये है कि अल्लाह करे कि बाकी सियासतदान भी अगर इसी तरह से मुहिब वतन और अपनी ज़ात का होगा। ठीक है, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी तो देखो ना, हमारे रूई के एक लोग मिसाल देते हैं
कि अंधेरे में जो देसी घी है वो हर बंदे को पता लग जाएगा, अंधेरे के अंदर देसी घी है। ये जो चीज़ है ये है अपने अपने किरदार के हिसाब से। और अब देखो जी, सबका गवर्नमेंटों में सदर अयूब थे, मोहम्मद खान जो थे, ठीक है ना जी। और तो उन्होंने जो काम किए, डैम बनवाए, किन्हीं ने कोई काम किए, तो लोग उन्हें पसंद करते हैं, यादाश्त भी करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें मेन चीज़ हमारी नज़र में ये है कि एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। मुल्क के लिए किसी ने भी इतना ना दिलचस्पी से, अब एक जब कोई गवर्नमेंट इक़्तिदार में आती है, बाकी अब पोजीशन वाले भी उसको थोड़ा साथ दे देंगे, भी पाकिस्तान को संभालो, इसको मतलब दलदल से निकालो, ऊपर ले जाओ, ये होती नहीं है। जो भी बनता है तो दूसरा, बाकी जो रह जाते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो उनका ख्याल जो है मुल्क के संवारने की बजाय अपनी जान छुड़ाने में लगे रहते हैं। ठीक। सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने हल्के की आवाम को एज अ चेयरमैन आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो हल्के की आवाम को क्या मैसेज है, चोलिस्तान की आवाम को क्या मैसेज है आपका? और दूसरा, फ़ंड के हवाले से जो रोड बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, इस हवाले से अपनी हल्के की आवाम को मैसेज दें। इलाके की मैसेज यही है, जो काम हो रहे हैं हमारे इलाके में वो सब आवाम के सामने हैं। हमें मैसेज देने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उस रोडों से हर बंदा गुजर रहा है, वो देख रहा है कि भाई ये कारनामा किसका है। अस्पताल बन रही है, जब वो लोग अपनी दवाइयों से मफीद होंगे, उनको मतलब फ़ायदा मिलेगा, तो वो सब खुद अपने उनके सामने आ जाएंगी, हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं। ठीक सर, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला सलामत रखे, खैर आफियत रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।